हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैथ्स हंट। बच्चों, अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 तक कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जितना आपको पढ़ाया गया है आपको उतना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हर एक चीज़ का यूज़ होने वाला है। चलिए देखते हैं। हमने आपको ये बताया था कि कोई भी जो रियल नंबर होता है उसमें वो दो चीज़ से मिलकर के बना होता है। कोई भी रियल नंबर दो चीज़ से मिलकर के बना होता है। पहला रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल। एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। लेकिन जो हमने वहाँ पे पढ़ा है रैशनल नंबर और जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, अब उसकी हम कैटेगरी बनाने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं इर्रेशनल नंबर को और पूरे तरीके से अपना ध्यान केवल रैशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याओं पे लगाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर की परिभाषा सबको क्लियर है। इसकी डेफिनेशन होती है कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म का हो, जहाँ पर q का मान 0 ना हो और p और q दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बनी हुई जितनी भी संख्याएं होती हैं वो एक परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें परिमेय संख्या p अपॉन q के रूप में ही लिखी हो। जैसे 2/3 अगर आपने देखा है तो इसको आप p अपॉन q के फॉर्मेट का देख रहे हैं और आप आसानी से कह सकते हैं कि ये नंबर एक रैशनल नंबर है। 49/6 ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर बात हो जाए 0.2 की तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है? तो अब हम इस बारे में समझेंगे कि किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसे देख करके हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या नहीं। चलिए इसे समझते हैं। हम कुछ नंबर्स लेते हैं। सपोज 10/3। यहाँ पर हम पूरी तरीके से NCERT को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पढ़ने के बाद NCERT की बुक खुद से पढ़ना सीख जाएंगे और बहुत कुछ आप खुद से समझने लगेंगे। एक नंबर है 10/3। अभी इसका फॉर्मेट है p अपॉन q, जहाँ पर q की वैल्यू क्या है, 3 है। क्लियर है कि q की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया होल्ड हो रही है। थर्ड क्राइटेरिया है कि 10 और 3 दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो क्लियर है कि 10 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो नंबर 10/3 है वो एक रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी तो होगा, मतलब दशमलव रूपांतरण भी तो होगा। चलिए इसके दशमलव रूपांतरण को समझते हैं। 10/3 का मतलब 10 को आपने 3 से डिवाइड किया है। तो डिवीज़न की बहुत आसान सा क्वेश्चन है और सभी को आता भी होगा। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स व्हाट वी गेट 9। 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा। डेसिमल लगेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा। और आप एक ऐसी प्रोसेस से गुजरेंगे जिसमें जो शेषफल है वो भी फिक्स हो गया है, जो रिमाइंडर है वो फिक्स हो गया है और जो भाग जा रहा है वो भी फिक्स हो गया है। इसका मतलब या तो डेसिमल में एक ही कंडीशन हो सकती है कि जो आ रहा है वो फिक्स हो गया, जो आ रहा है वो फिक्स हो गया। लेकिन ये एक एंडलेस प्रोसेस है, ये एक एंडलेस प्रोसेस है। मतलब 1 आता रहेगा और यहाँ पे 3 आता रहेगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा भाज्य है वो क्या होता है। भाज्य हमारा 10 है। भाजक हमारा 3 है। जो भागफल है वो 3.3333 एंड सो ऑन है। और जो हमारा शेषफल है वो हर बार क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। सॉरी, इसे हम कई बार ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो हमारा भागफल है वो एक पेयर बना रहा है और हर बार क्या आ रहा है, 3 3 3 3 3।
इस एग्जाम्पल को देख के एक बात समझ में आ रही है सॉरी, इस एग्जाम्पल को देख के एक बात समझ में आ रही है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भागफल से कम होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ही भागफल से कम होता है, सॉरी भाजक से कम होता है। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा भाजक से कम होता है। चलिए यहाँ तक बात आप समझ गए, आगे देखते हैं। एक अगला नंबर देखते हैं 7/8, यानी कि 7 को डिवाइड करना है 8 से। डिवाइड करते हैं। 7 कितनी बार जाएगा? 0 बार। डेसिमल रहेगा, 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा अब? 8 टाइम्स 6 आ जाएगा। यहाँ प्रोसेस सब्ट्रैक्शन की हो रही है, 6 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 7 टाइम्स जाएगा, 56 आ जाएगा, 4 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, फिर एक 0 आएगा और 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। जहाँ पिछले क्वेश्चन में यानी कि 10/3 में रिमाइंडर की वैल्यू हर बार 1 1 1 1 आ रही थी, वहीं इस क्वेश्चन में रिमाइंडर की वैल्यू एक कुछ स्टेप की परफॉर्म करने के बाद 0 आ गई है। अच्छा, यहाँ से एक बात समझ में आती है, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमेशा भाजक से कम आता है, 8 से हर बार कम आएगा। देखिए यहाँ पे 7 आया है, यहाँ 6 आया है, यहाँ 4 आया है और यहाँ पर तो 0 ही हो गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वन बाई सेवन, इसका मतलब 7 से डिवाइड करना है 1 को, सॉरी करते हैं। तो पहले 0 टाइम्स आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा, अब डेसिमल रहेगा, 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो गया, 3 आ गया, फिर 0 लगेगा, 7 4 जा 28, 2 हो गया, फिर 0 बढ़ा, 7 2 जा 14, 6 हो गया, फिर 0 बढ़ेगा, 7 8 जा 56, सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ गया, फिर 0 बढ़ेगा, 7 5 जा 35, सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ गया, फिर 0 बढ़ेगा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसमें थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। ध्यान से देखिए, अब 1 के बाद अगर हम 0 बढ़ाते हैं और फिर ले जाते हैं इसको 7 1 जा 7, तो 3 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो एक ऐसी प्रोसेस आएगी जिसमें 1 के बाद 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1, यानी ये प्रोसेस आपकी रिपीट होने लगेगी। तो हम इसको यहीं पे एंड कर देते हैं और यहाँ से एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि जब हमारा डिनोमिनेटर 7 है जिससे हम भाग कर रहे हैं वो हमारा 7 है, तो जो हमारे भागफल में अंकों की आवृत्ति हो रही है वो 7 से कम है, वो 7 से कम 1 2 3 4 5 6 है। कितने हैं? 6 हैं, और ये मैक्सिमम आवृत्ति है। इसका मतलब अगर हम कभी भी किसी संख्या से भाग करते हैं तो जो हमारा दशमलव के बाद जो रूपांतरण आता है उसका मान हमेशा उस संख्या से कम होता है। यहाँ पर 7 का तात्पर्य इस 7 से नहीं है, इस 7 का मान 7 है लेकिन इससे आने वाली संख्याएं कम है। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रही है, 6 डिजिट का एक नंबर हो रहा है। सपोज करिए अगर हम a/19 कर रहे होते तो 0 के बाद कितने मैक्सिमम डिजिट आ सकते थे? 18। 0 के बाद मैक्सिमम 18 डिजिट आ सकते थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सपोज करिए कोई एक नंबर b है, इसमें हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं और ये 0 पॉइंट समथिंग करके कुछ आया है, तो 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 के बाद कितने डिजिट आ सकते हैं? मैक्सिमम 16 डिजिट। क्लियर है? चलिए प्रोसेस क्लियर हो गया। यहाँ देखिए
जब ये शेष 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6, 4, 5 और यहाँ पे फिर से 1 आ गया। तो जब शेषफल रिपीट होता है तो उसके करस्पॉन्डेंस भागफल भी रिपीट होता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 आ गया तो इस 1 को आप 0 बढ़ाएंगे और फिर 7 1 जा 7 करेंगे। तो जब शेषफल यहाँ वाला यहाँ रिपीट हो गया है तो इसके करस्पॉन्डिंग भागफल भी रिपीट हो जाएगा। यानी अब तक आपको 2 बातें समझ में आनी चाहिए। पहली बात ये कि अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में बदल सकते हैं तो क्यू की वैल्यू से हमेशा कम होगा। ये 0 के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्यू की वैल्यू से हमेशा कम होगा। दूसरी बात, जितने भी शेषफल आएंगे वो सभी शेषफल क्यू से कम आएंगे। अगर कोई भी नंबर p अपॉन क्यू है तो क्यू से कम आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब आपने एक बात समझ लिया कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है, तो उसके 2 ही फॉर्मेट हो सकते हैं। पहला, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, जब शेषफल क्या मिल जाए 0। जैसे 7/8 एग्जाम्पल था, आपने डिवाइड किया, कुछ प्रोसेस के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। दूसरा, व्हेन रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 ना हो, जैसे 1/7 के प्रोसेस में था, 10/3 के प्रोसेस में था, रिमाइंडर आता ही रह रहा है। क्लियर है? तो देखिए जब रिमाइंडर 0 होता है तो क्या होता है और जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो क्या होता है। पहली बात तो किसी भी रैशनल नंबर का फॉर्मेट हमेशा क्या होगा, p अपॉन क्यू होगा। और हम p को q से डिवाइड करने के बाद 2 कंडीशन प्राप्त करते हैं। पहली कंडीशन में क्या होता है, शेषफल 0 के बराबर हो जाता है और दूसरे कंडीशन में क्या होता है, शेषफल 0 के बराबर नहीं होता है। जब शेषफल 0 के बराबर आ जाता है तो इस स्थिति में हमें जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं हम उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में कहा जाता है शांत। क्लियर है? टर्मिनेटिंग का मतलब रुक गया और उसे हम क्या कहते हैं, शांत। इस स्थिति में हमें जो भी नंबर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और शांत है लेकिन बढ़ तो रहा है तो ये रिपीट करेगा, रिपीटिंग। इसको कहा जाता है अनवसानी आवर्ती। ये बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ एग्जाम्पल देखे हैं टर्मिनेटिंग का। इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। इसके वो सभी एग्जाम्पल होंगे जो कुछ स्टेप के बाद रुक जाते हैं। जैसे 0.234 रुक गया, 73.769 रुक गया, 0.9456234142 रुक गया। यानी जब भी कभी डेसिमल में ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखता है जो कुछ डिजिट के बाद रुक जाता है, इसी को कहा जाता है टर्मिनेट कर गया, मतलब शांत है वो संख्या। क्लियर है? वो संख्या शांत है। दूसरा एग्जांपल देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग का, रिपीटिंग का। देखिए जैसे 3.33333 एंड सो ऑन, ऐसे करके आ रहा था। आपने जब इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है 10/3 को डिवाइड किया है तो आपको ऐसा ही एक नंबर मिल रहा था 3.33333। ये हो सकता है, या फिर 0.333 एंड सो ऑन, ये हो सकता है 0.23232323 एंड सो ऑन। और भी नंबर हो सकते हैं 0.46746747 एंड सो ऑन, या 0.2353535 एंड सो ऑन। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको?
यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि कोई भी नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म का हो, मतलब जो रैशनल नंबर हो, उसकी दो कंडीशन है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा मतलब शांत होगा, और या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। मतलब शांत का मतलब कुछ समय के बाद रुक जाएगा, वो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद वो क्लोज हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब बढ़ता जाएगा, और अगर बढ़ेगा तो क्या मिलेगा, रिपीट मिलेगा, किसी न किसी डिजिट का या पेयर ऑफ डिजिट का, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट का रिपीटिशन आपको दिखेगा। ये बात समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ अपने सुविधाओं के लिए बनी है। जैसे अगर हम आपको कहें 0.3333 एंड सो ऑन, ये इन्फानाइट टाइम्स जा रहा है, ये इन्फानाइट टाइम्स जा रहा है। बच्चे यहाँ इन्फानाइट इसका मतलब ये नहीं है कि 3333 बढ़ने के बाद इन्फानाइट हो गया, नहीं, ये बताना चाह रहा है कि इन्फानाइट टाइम्स 3 आ रहा है, इन्फानाइट टाइम्स 3 आ रहा है। इसको लिखने का कुछ तरीका है। लिखने का तरीका क्या है, 0.3 पे बार, 0.3 पे बार। क्लियर है? चलिए, जैसे 0.454545 एंड सो ऑन इन्फानाइट तक जा रहा है। लिखने का क्या तरीका बनेगा, 0.45 पर बार। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, 0.3767676 एंड सो ऑन इन्फानाइट टाइम्स जा रहा है, तो लिखने का तरीका बनेगा 0.376 पे बार। तो यहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है, जो डिजिट रिपीट कर रही है उसके ऊपर क्या लग रहा है, ये एक डैश जैसा साइन लग रहा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बार, इसे हिंदी में भी बार ही कहते हैं। 454545, तो मतलब 4 और 5 की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए क्या कहा जाएगा, 4-5 पे बार। यहाँ पे 3 पे नहीं है, लेकिन 767676 है, इसलिए 76 पर बार। क्लियर है? तो आपने एक नोटेशन सीख लिया कि अगर ऐसे नंबर बढ़ते हैं, इनको कितनी बार ऐसे लिखेंगे हम। आसान तरीका है कि हम इसे बार के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब तक आपने ये तो सीख लिया है कि अगर कोई भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्मेट का है तो उसे हम डेसिमल में बदल सकते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर डेसिमल के फॉर्मेट का है तो उसे कैसे P अपॉन Q के फॉर्मेट में चेंज करें, अब हम ये सीखेंगे। जैसे कोई नंबर है 3.14, सपोज करिए आपके पास ये नंबर है 3.14। तो जब पहली क्लास थी तो मैंने आपको बताया था, आप इसको लिख सकते हैं 3.14 अपॉन 1, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर मैंने ये बताया था कि डेसिमल की शिफ्टिंग कैसे होती है। अगर डेसिमल राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो रहा है तो 0 नीचे की तरफ बढ़ता है। अब डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 1 2 डिजिट की शिफ्टिंग होगी, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 314 अपॉन 100। कोई प्रॉब्लम? अब ये देखिए किस फॉर्मेट का हो गया है, ये हो गया है P अपॉन Q के फॉर्मेट का, जहाँ पर Q की वैल्यू 100 है, मतलब 0 नहीं है, और 314 और 100 दोनों एक इंटीजर है। कुछ और नंबर चेंज करते हैं, 0.23956, इसे चलिए चेंज करते हैं। क्या करेंगे, इसे आप लिख सकते हैं 0.23956 अपॉन 1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब डेसिमल को शिफ्ट करना है। डेसिमल जितने डिजिट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 बढ़ते जाएंगे। तो कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 23956 अपॉन 1 1 2 3 4 5। क्लियर है? और अगेन सेम प्रोसेस आपको पता ही है कि ये P अपॉन Q का फॉर्मेट है, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है और बोथ नंबर क्या है, इंटीजर है। क्लियर है? चलिए, ये तो बात हो गई जब टर्मिनेटिंग हो, जब नंबर क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। क्लियर है? नंबर क्या हो, शांत हो। लेकिन एक और भी स्थिति है जब नंबर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब अशांत अनावर्ती हो, अशांत हो या अनवसानी अनावर्ती हो। क्लियर है? अनवसानी आवर्ती हो। चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहते हैं, अनवसानी
आवर्ती। जब ये स्थिति हो तब क्या हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। x के बराबर क्या है 0.333। चलिए इसको और शॉर्ट करते हैं, ऐसा कुछ लिखा है तो आप इसको x के इक्वल मान लीजिए कि ये x के इक्वल है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.333 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 इंटू 10 करिए, इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अगर 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप इस इक्वेशन नंबर 2 को एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 + 0.3333 एंड सो ऑन। अब आप एक काम करिए, ये 10x हो गया, इक्वेशन नंबर 3 - 1 कर दीजिए। ये 10x है, इसमें से x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। और देखिए ये वैल्यू है 0.33333, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.33333 तो क्या बचेगा, केवल 3 बच जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3/9 दैट इज 1/3। तो आपने देखा कि एक नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो भी किस फॉर्मेट का है, P/Q के फॉर्मेट का है। ये किस फॉर्मेट का है, P/Q के फॉर्मेट का है, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है और 1 एंड 3 बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1.27 बार, प्रोसेस एकदम सिमिलर है। आप मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 1.27 बार, फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं अगर इस डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.272727 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 126 + 1.272727। आई होप आप समझ रहे हैं। देखिए 126 में +1 कर दीजिए तो 127 हो गया और 0.272727 यानी 127.272727। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है। अब इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 100x - x कितना हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, ये वैल्यू पूरे तरीके से एलिमिनेट हो गई तो बचा क्या 126। सो x इज इक्वल टू 126/99 और ये किस फॉर्मेट का है, ये है P/Q के फॉर्मेट का, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं है और P और Q बोथ क्या है, इंटीजर है। तो आपने सीख लिया है कि किस तरीके से किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग को हम P/Q के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 0.235। अब तक आपने देखा है कि जो भी हम डेसिमल को एक्सप्रेस कर रहे थे उसमें बार तीनों पे लगा था या 2 पे लगा था या 1 पे लगा था, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा लेफ्ट कॉर्नर से ही हो रही थी। अब हम कुछ चेंज करने जा रहे हैं। चेंज क्या करेंगे, केवल 35 पे बार लगा है, इस पर नहीं लगा है। क्लियर है। तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्लियर। अब देखिए तो x आपका क्या हो गया 0.23535
3 5 3 5 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। अब देखिए कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए कितना हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंटू 100, इससे क्या हो जाएगा? ये 100 का चॉइस कैसे होता है? जितने डिजिट पे बार होता है उतने डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट पे बार था तो आप 100 से मल्टीप्लाई किए। अगर 3 डिजिट पे बार होता तो आप 1000 से करते। क्लियर है? चलिए, ये कितना हो गया? ये हो गया 100x इज इक्वल टू 23.53533535 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस इक्वेशन को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, आपको लाना क्या है? 0.235 लाना है। अब देखिए, अगर आप इसे ऐसे लिख दें 23.3 प्लस 0.2353535 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 100x। देखिए, आपको फाइनली क्या लाना है? आपको लाना है 0.235235। देखिए, यहाँ 5 है, इसको 2 डिवीज़न में तोड़ा जा रहा है। पहला 2 3 और दूसरा 2। 3 प्लस 2 होगा ना? अगर 2 कर देंगे यहाँ पे तो 235 बन रहा है। और ये कितना हो जाएगा? 23.3। इस बात को समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 माइनस 1 करने पे हमें क्या मिल जाएगा? ये हो गया 100x माइनस x, कितना हो जाएगा? 99x इज इक्वल टू, ये वैल्यू पूरे तरीके से एलिमिनेट हो गई। बचा क्या? 23.3 बचा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/10, 233/10। क्यों? डेसिमल एक प्लेस पर है। अगर अपॉन 1 करके लिखते तो डेसिमल राइट हैंड साइड में एक शिफ्ट हो रहा है और नीचे क्या होगा? एक 0 बढ़ जाएगा। खुद से आप लोग करके प्रयास करिएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल टू 233/10 इंटू 99। और ये वैल्यू कितनी हो गई? 233/990। यानी फिर से आपने इस नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म को एक रैशनल नंबर में बदल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एक आइडिया जनरेट कर लिया है कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन, क्योंकि फॉर्मेट का था तो उसकी 2 कंडीशन थी, या तो वो टर्मिनेटिंग था और या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग था। लेकिन और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते थे? रैशनल नंबर। तो इररैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर होती है। इररैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर होती है। और जो डेफिनेशन है वो ये है, कि कोई भी अगर इररैशनल नंबर होता है, इररैशनल नंबर क्या होता है? इररैशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। एक एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल जैसे 1.234501296783 एंड सो ऑन। आपको लग रहा है यहाँ पे कि किसी भी नंबर की रेपिटेशन हुई है? कहीं ये टर्मिनेट करेगा? नहीं। क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे √2 पाई एक्सपोनेंशियल एंड सो ऑन। क्लियर है? चलो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको मेरा क्लासेस अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। जय हिंद, जय भारत।